हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए थे रेट लॉस के रिगार्डिंग, जहां आपने सीखी थी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से। साथ साथ हम लोगों ने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी को लेकर भी आपके साथ चर्चा की थी। अब क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ, अब पहुंचना है इंटीग्रेटेड रेट लॉस की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ फैक्टर्स समझने हैं जो आरओआर को इफेक्ट करते हैं। और क्या है ये आरओआर, हमें शॉर्ट में और फुल फॉर्म में दोनों फॉर्म से याद रखना है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ वही सारी चीज़ें अप्लाई करनी है जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड सेशन में आपको सिखाई हैं, तो होपफुली रिवाइज कर लिया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस पार्ट को। अब फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मेजरली आपको यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं भाई, कुछ 8-9 फैक्टर्स लिख दिए हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एज पर द सिलेबस तो वो कुछ है 4-5, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और सरफेस एरिया की बात करें तो। लेकिन क्योंकि अगर 4-5 है इंपॉर्टेंट और 2-3 ही रह रहे हैं, तो क्यों ना हम सब कवर कर लें। तो एक बार नॉलेज के लिए हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन साथ में आपको जो मेजर इन्फ्लुएंस होगा मैं ग्राफ के साथ भी डिस्कस करूंगी, हमें वो 1 to 1 समझना है और वो पॉइंट्स रिवील ज़रूर करने हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में समझे हैं, यहाँ रिलेट करने हैं। तो चलो, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन हमें पढ़ना है प्रेशर की रिगार्डिंग। मैंने आपको बताया भी था यूनिट टर्म में अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो यूनिट में सिर्फ क्या चेंज होगा, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। याद आ गई बात। थर्ड है टेम्परेचर। फिर बात की जाए तो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है, जो क्या करता है, इन्हांस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें यहाँ इस आरओआर पे चेक करना है। देन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो अब एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को बड़े ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन वर्ड सुनते याद आ जाना चाहिए कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। थी या नहीं थी ये बात? हम बार बार कह रहे थे कि भाई ऑर्डर पे जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, हर जगह आपको कंसंट्रेशन देखनी है। और जब कंसंट्रेशन की बात आ रही थी मैंने आपसे कहा था कि बेटा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स याद रखने हैं। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस से ही आप आरओआर निकाल सकते हैं और पूरी की पूरे ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। याद आई कुछ बात? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो दिमाग में बिल्कुल रखना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, पहली चीज। और क्या इसी को मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूं, जब कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स व्हाट, कि आप एक्टिविटी कोफिशिएंट्स को लिखते थे, याद है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लार्ज ब्रैकेट्स में हम लिखते थे एक्टिविटी कोफिशिएंट्स को। तो इसका मतलब तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 2 टर्म यहां से क्लियर होती हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट जो है हमारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के, और आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के। चलो अब यहां अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाती हूं तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आएगा, जिसको आप कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब वो क्या है यहाँ पर, की तो मैंने ले लिया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसको आप कैपिटल आर से नहीं स्मॉल आर से लिख रहे थे, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के। और जैसे ही आपने इसको हटाया तो ये जनाब हो गए किसके, केसी के इक्वल। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि सी के ऊपर एन लग रहा है, याद आया वो स्मॉल एन जिसके ऊपर मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बात की थी। क्या कहा था कि ये जो एन है इसी के ऊपर डिपेंड है सारा की सारा ऑर्डर का पार्ट, जिसको आप कह रहे थे कि किसी भी रिएक्शन में अगर सबसे ज़्यादा फुटेज मिलेगा तो वो किसको मिलेगा, इन एन बाबा को, क्योंकि ये एन बाबा ही क्या बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं रिएक्शन का। ठीक है, तो ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात समझ आई, एन है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और के क्या है, रेट कांस्टेंट। चलो अब यहाँ से अगर इस चीज़ को और एक्सप्लेन किया जाए फर्दर तो आप सुनिए बड़े ध्यान से कि अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ रिएक्टेंट की, और से सुनना क्या कहा है मैंने, मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ किसकी, रिएक्टेंट की, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ऑन एंड ऑब्वियस बढ़ेंगे। और आपने कहा कि अगर एक्टिव कॉलिजन्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़नी चाहिए। भाई कॉलिजन का मतलब ही क्या है, टकराव, आओ भिड़ो, बस लड़ाइयाँ मत करो। तो लड़ाई तो ये करेंगे,
कोलिजन्स बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उन कोलिजन्स से आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रही है। और क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि मैंने इनिशियल में ही आपसे एक टर्म बोली है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दैट आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन शुड इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ये लो, तो इस तरीके से आपके सामने 3 पॉइंट्स आ गए। पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के, उसके ऊपर बैठे हैं एन बाबा। एन बाबा सबसे ज़्यादा फुटेज खा रहे हैं और इन एन बाबा की वजह से हमने देखा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो कितने क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़े तो भाई ROR बढ़ गई, बस बात खत्म। और यहाँ से ही आपको एक और रिलेशन मिलता है, वो क्या है कि कोलिजन्स जब बढ़ रहे हैं तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी कौन सी नई चीज़ है जो आप सुनते थे, Z, कैपिटल Z से जिसको हम डिनोट करते थे, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट के। तो अब ये 3-4 रिलेशन समझ में आए पहली चीज। तो अब आओ आगे। अब यहां से आपको 2 चीज और पता चलती हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी तो आप कहेंगे एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ में कंसंट्रेशन को भी डिक्रीज कर सकते हो। जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने प्रोसेस। एक ग्राफ हमारा ये था टाइम के रिवर्स में, एक ये है। एक प्लॉट में अगर याद आया हो तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि आप कह रहे थे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी रिएक्टेंट्स की, बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स इट इंक्रीजेस। टाइम के साथ ही हम रिलेट कर रहे थे, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम। तो दोनों का जो डिफरेंस था किस पर डिपेंड कर रहा था? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट समझ आया, क्या था हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आओ सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर जनाब कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर एक सिंपल सा वे है कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का। हमें बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी है क्योंकि प्रेशर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। सिर्फ एक यूनिट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं बता चुकी हूँ, दिमाग में रख लो, ATM सेकेंड इनवर्स। बस अब तो याद हो जानी चाहिए इतनी बार सुनने के बाद। तो यहाँ अगर कहा जाए नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, कब इंक्रीज होंगे? जब पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। साथ साथ आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होगी गैसियस रिएक्टेंट्स में, क्योंकि बात हो रही है जब प्रेशर की, तो याद आना चाहिए हमने बात की थी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, यानी रिएक्शन कौन से फेज में होगी? गैसियस फेज में होगी। तो साथ साथ आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि गैसियस फेज की बात से ही हमने कहा था पार्शियल प्रेशर को। तो तीनों चीज रिलेट कर पाओगे? अगर प्रेशर टर्म में पूछ लिया जाता है तो याद रखना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, गैसियस फेज, और यहां पर भी नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बस अब आओ, तो इसका मतलब क्या है? आप चेक करें तो इसका मतलब है कि जो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, अगर लिक्विड और सॉलिड फेज में चेक किया जाए तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बेटा जब कभी भी पार्शियल प्रेशर की टर्म में हम बात कर रहे हैं तो हम गैसियस फेज पे ही रिलेट करेंगे ROR के फेज में, केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ सॉलिड और लिक्विड का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो लैंग्वेज घुमा के भी बात आ जाए तो तुम्हारे को नहीं घूमना है भाई, लिक्विड और सॉलिड फेज सुनते ही सीधा टिक कर देना नो इफेक्ट या फिर नो चेंज। सिर्फ चेंज बताओगे कहाँ पर? गैसियस फेज के अंदर। बात समझ में आई? और साथ साथ एक और चीज़ क्या याद रखोगे कि जब कभी भी मैं कह रही हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, या तो मैं या फिर एग्जामिनर क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात की जाए, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये लो, एक बात बताओ मुझे, अपन ने थर्मो पढ़ी थी, वहाँ जब मैं आपको फेनोमेनन बता रही थी कि अगर प्रेशर हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं, हम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात की गई है कि अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाओगे, अगर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में चेंज करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करोगे, तो ओवरऑल सिस्टम में भी चेंज होगा। बस वो फेनोमेनन याद रखना। अब आओ, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा जब इनर्ट गैस और नोबल रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग गैस ऐड की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बिल्कुल याद रखना है। क्या कहा है मैंने? जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भाई इनर्ट गैस
तो ये मत सोचना कि यहाँ गैस लिखा है और मैम ने कहा था गैसियस फेज में तो चेंज होगा, नहीं। इनर्ट गैस या फिर नॉन रिएक्टिंग गैस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा प्रेशर के अंदर। तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है। कौन कौन सी है? एक तो है इनर्ट गैस और नॉन रिएक्टिंग गैसेस। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके बात में, किसके फैक्टर्स चल रहे हैं? ROR के। कौन है ROR? रेट ऑफ रिएक्शन। आओ, टेम्परेचर बाबा क्या कहते हैं? टेम्परेचर तो यही कहता है टेम्परेचर बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि हम पढ़ते इतना आ रहे हैं। क्यों? टेम्परेचर चेंज ही आप दे रहे हो उसके अंदर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो आप वहाँ पर चेंज 2 to 3 टाइम्स देखोगे रिएक्शन के अंदर, नॉट अ सिंगल चेंज। क्या कहा मैंने? अगर आप थोड़ा भी स्लाइड चेंज करते हैं टेम्परेचर के अंदर तो रिएक्शन में जो चेंज है वो दुगना तिगना होगा। पहली चीज़ तो ये याद रखना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, रीज़न क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर राइज कराएंगे। तो इसका मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ग्रेटर एनर्जी वाले वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी इंक्रीज करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए मैम ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो अगर प्लॉट याद है, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में बनाया था, एक था हमारा ग्राफ ऐसा और दूसरा था लो रिएक्टेंट फेज वाला, जिसमें मैंने आपसे कहा था यहाँ हमारी कंडीशन है लोअर टेम्परेचर की और यहाँ है कंडीशन हायर टेम्परेचर की, और जो इन बिटवीन फेज था दोनों का, इसी को हम कह रहे थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद आई बात? तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये कब इंक्रीज होगी? जब बात आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कब इंक्रीज हो रही है? जब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, और टेम्परेचर राइज से सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 2 to 3 टाइम्स आप इंक्रीज देखेंगे, ROR के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 1 to 1 पॉइंट रिलेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ग्रेटर एनर्जी वाले वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी फिर से याद आ गई, लोअर और हायर से हमने जो इन बिटवीन स्पेस दिखाया था वो था हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब तो ये है कि एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के वो भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम में आप इंक्रीज देख रहे हैं, चेंज आप अप्लाई करवा रहे हैं, हम एक्सटर्नल कंडीशंस दे रहे हैं। एक्सटर्नल कंडीशन देते ही नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, एज द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, और वो जो चेंज है वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है किस में? रेट ऑफ रिएक्शन में। बात समझ में आई? किसके इम्पैक्ट की बात की है? टेम्परेचर के केस में। अब आओ, तो ये देखो अपना ग्राफ जो मैंने अभी शॉर्ट में बनाया, यहाँ लोअर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, यहाँ हायर, और किस किस के बात में बात हो रही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कोलिजन्स हम चेक कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट? काइनेटिक एनर्जी। और क्या कहा था? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एज द टेम्परेचर राइजेस। तो देखो यहाँ लोअर के केस में और हायर के केस में, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको ब्लॉक्स के केस में, यहाँ पर क्या है? वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और आप कहाँ पर गलती करके आते हैं? क्योंकि लोअर हायर टेम्परेचर रेंजेस आपको पता होती है, काइनेटिक एनर्जी का इम्पैक्ट पता होता है, लेकिन फ्रैक्शन मॉलिक्यूल के केस में हम गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखना है इस चीज़ को कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है काइनेटिक एनर्जी के वो ग्रेटर होंगे एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी से, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, चलो आओ अब यहाँ से एक नोट निकालो। नोट किसका है? नीट बाबा का। क्या कह रहे हैं ये नोट जी? इसका मतलब कि इंक्रीज जो है टेम्परेचर में वो इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ कोलिजन्स को। ये बात तो हमें शुरू से ही क्लियर हो रही है, और इससे ही नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, एक ये रहा, अब इनके बीच में अगर मेरे को कोलिजन कराना है, ये अगर इस डायरेक्शन में है और ये वाला भी सेम डायरेक्शन में है, और एक केस मैंने लिया है इसका राइट डायरेक्शन है और इसका इससे ऑपोजिट, इसका ये डायरेक्शन है और इसका ये, तो मुझे बताओ मैक्सिमम कोलिजन की टेंडेंसी इन दोनों केस में से किस साइड होगी? ऊपर वाले कोलिजन ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू
ये वाला ब्लॉक, क्योंकि आप यहाँ पर देखो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस कम है जस्ट इनका डायरेक्शन। और ये कब होगा, कोलिजन की टेंडेंसी में कब आएगा, जब आप इसको एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, ईदर बाय प्रेशर और बाय टेम्परेचर एज पर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फेज। चलो अब इसका जस्टिफिकेशन देखें तो अब कोलिजन थ्योरी, क्योंकि हमने बात की कोलिजन्स, टकराओ भाई, भिड़ो और हमें इफेक्टिव प्रोडक्ट दो, और प्रोडक्ट जो दे वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ाना चाहिए, मुद्दे की बात। सो इट इज़ नॉन फ्रॉम कोलिजन थ्योरी दैट कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, z से, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन आया ओवरऑल, कि अगर कोलिजन्स बढ़ रहे हैं तो ROR बढ़ रही है, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और वहाँ से हमें पता चला कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी ग्रेटर है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, और उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि कोलिजन फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये रिलेशन अगर पूछ लिया जाए तो घबराना है नहीं कि ये कहाँ से आया है, तो ये भी यहीं से आया है। क्या है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 293 टू 303 केल्विन, और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप स्लाइड चेंज भी कर रहे हैं, एक छोटा चेंज भी करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर 2 to 3 टाइम्स चेंज दिखेगा। तो अब इस चीज़ को अपन जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल कि 293 था और मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो भाई हो गया 303 केल्विन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है इस फैक्टर में कितना परसेंट इंक्रीज होगी, 1.7%। साथ साथ आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर जस्ट डबल होगी, यही कहा मैंने, 2 to 3 टाइम्स। और वो जो जस्ट डबल होगी वो किसकी वजह से चेंज है, क्योंकि यहाँ पर 100% इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने टेम्परेचर राइज किया है बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो बहुत बार पूछते हैं कि इफ़ इन केस इन टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस का ही तो चेंज क्या है, एज सच क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। स्लाइड डिफरेंस आप टिक करके आते हैं, नहीं, आपको वहाँ टिक करना है 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए। Hence, effect of collision frequency is minor on the rate of reaction. अब major factor important है, लिखो क्या है। Major factor is increase in the fraction of molecules which can cross energy barrier. Energy barrier अभी lower और higher, बीच में energy barrier, उसको कौन क्रॉस कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्ड देखते ही क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। क्लियर है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है हमें क्या टिक करना है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो अब यहाँ से आओ टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जब बात की जाएगी ना, देखो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट पे जा रहे हैं और यहीं से हम पहुँचेंगे आरएनएस इक्वेशन के ऊपर। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ अ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज सिंपली नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्योंकि बार बार हमने इस चीज़ को देखा कि कैटलिस्ट के इफेक्ट की बात नहीं, टेम्परेचर के इफेक्ट में, और किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पर। और बताया कि जब 10 डिग्री सेल्सियस आप राइज कर रहे हैं तो इतना चेंज आ रहा है, उसी को उन्होंने एक टर्म से दे दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज का जो चेंज है वो कहलाएगा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो ये जो कोफिशिएंट है आपसे फॉर्मूलेशन में पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू के। अब कुछ भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर आपको कितना भी गिवन है, मैंने यहाँ पर चेंज के लिए लिख दिया प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन गिवन टेम्परेचर जो है। आपको सिर्फ क्या दिखाना है, तो ये ओवरऑल जो है क्या होगा, ईदर 2 और 3 टाइम्स चेंज। कर लोगे, चलो अब देखो
अब जो रिलेशनशिप है किसका, रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर का, क्योंकि हमने अभी देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने किस में लिए निकाला है, रेट ऑफ रिएक्शन में, और वो रेट ऑफ रिएक्शन में किसके साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट के साथ, रेट कांस्टेंट के साथ। तो अब जो रिलेशन बनता है किस किस का, एक तो है रेट कांस्टेंट और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। अब इन दोनों का जो रिलेशन है ये दिया था जनाब अरेनियस ने, ये लीजिए। और अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है, दैट K विल बी इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA बाय RT। K हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, यूज फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें यहाँ पर ओवरऑल बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। अब तो देखो हमारी आरएनएस की इक्वेशन क्या है, ये अब देख लो 1 to 1 इनका टर्मिनोलॉजी क्या थी, K इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA बाय RT। ये रिलेशन, K है रेट कांस्टेंट, A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आप कहते हैं अरेनियस फैक्टर या फिर कहा जाए तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जस्ट एक्सपोनेंट से पहले है। EA इज एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को ही कैलकुलेट करने के लिए आरएनएस इक्वेशन ड्राइव हुई थी। E इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट जिसे आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू क्या होती है 8.314, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऐसे आपको अब ये पूरा रिलेशन को अपन को चेक करना है। अब यहाँ पर टेम्परेचर वेरी भी कर सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। आ जाओ अब, क्योंकि K क्या है हमारा ये, अब ln और log दोनों टर्म में हमको इसको एक बार चेक करना है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है आरएनएस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन नहीं, बीच में से रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए जिससे आप बीच का रिलेशन बता पाए। तो देखो हमारे पास मेन क्या है, K इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA बाय RT। अब मैं अगर इसको लॉग टर्म में चेंज करूँ तो दोनों साइड लॉग ले लूँ, ln K इज इक्वल्स टू ln A डॉट E माइनस EA बाय RT। मैंने दोनों तरफ ln लॉग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो ln K है जब आप इसको log बेस E में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आ जाओ मैं इस ln K को भी log बेस E में आगे चेंज करूँगी। पहले इसको खोल ले एक बार ब्रैकेट को, तो ये हो गया ln K इज इक्वल्स टू ln A प्लस ln E माइनस EA बाय RT। कर लेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया है। अब क्या करोगे, ये जो पावर टर्म है किस में चली जाएगी, अपॉन में, चेंज कर लो, ln A माइनस EA बाय RT लॉग बेस E। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ये रिलेशन यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ से पहले हमने ln में चेंज किया है, वहाँ से हमने अभी ब्रैकेट ओपन किया है, दोनों के साइड में हमने ln बेस लिया है। अब यहाँ से हम इसको जो पावर टर्म थी वो किस में चली गई है, अपॉन में, जैसे ही आपने इसमें चेंज किया इसके बाद क्या करोगे, ln K इज इक्वल्स टू A माइनस RT। यहाँ तक का रिलेशन आया और ये जो लॉग बेस E है ये कहाँ आ जाएगा, आगे। अब ln से चेंज करेंगे हम LO, मैं डायरेक्ट चेंज कर दूँ, ln से चेंज कर रहे हैं अब हम लॉग बेस E में, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस E K इज इक्वल्स टू लॉग बेस E A माइनस EA बाय RT। क्योंकि आपके पास दोनों तरीके से इक्वेशन बिल्कुल आ जाता है, ln के फॉर्म में भी और लॉग बेस E के फॉर्म में भी, तो पता होना चाहिए चेंज कैसे क्या है। बात समझ में आई, सिर्फ 4 से 5 स्टेप का खेल है। कैसे, फिर से सुनो एक बार, ये हमारा रिलेशन था आरएनएस इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू A डॉट E माइनस EA बाय RT। आपने क्या किया, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, इधर ln K इज इक्वल्स टू दोनों के आगे ln लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को कर दो ओपन, जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया ln K इज इक्वल्स टू ln A प्लस E माइनस EA बाय RT। अब यहाँ से क्योंकि जैसे ही ये पावर टर्म यहाँ अपॉन में जाएगी तो ये लॉग बेस E में कन्वर्ट होगा। ये जो लॉग बेस E है इसको मैंने अब क्या कर लिया है, आगे ले लिया, तो यहाँ से ln K को मैंने पूरे रिलेशन को लॉग बेस E में चेंज किया है, तो लॉग बेस E K इज इक्वल्स टू लॉग बेस E A माइनस EA बाय RT। यहाँ तक बात समझ आई, चलो अब क्या करोगे, अब अगर मैं इसका स्लोप चेक कर लूँ, स्लोप चेक करेंगे तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे, और याद आ जानी चाहिए जब हमने रिलेशन निकाला है ln K इज इक्वल्स टू EA 1 बाय T प्लस ln A, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या कहती है हमेशा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये हो गया आपका c, दिस इज योर mx एंड दिस इज योर y। और हमेशा इसके लिए आप क्या करेंगे, किस किस के बीच में ग्राफ आएगा,
ln a, या फिर log बेस log k के लिए भी यही है 1/t। कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा? मैं चेंज कर देती हूँ इसको, -EA/2.303 फाइनल। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है एंगल भी, तो एंगल क्या है हमारा? tan थीटा। कर लोगे? चलो, अब यहाँ पर अभी आपने log बेस e में चेंज कर लिया, लेकिन अब अगर आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल लॉग के केस में, तो नेचुरल लॉग में क्या चेंज करना है? आ जाओ सीखो। फिर से वही इक्वेशन लिखें पहले एक बार, RNS इक्वेशन k इज इक्वल्स टू a.e माइनस a बाय RT। सबसे पहले किस में चेंज किया था? ln टर्म में लिख लिया, a के रिस्पेक्ट में अलग, e के रिस्पेक्ट में अलग। अब फिर से किस में चेंज किया था? ln से log बेस e में। तो चलो log बेस e में लिख लेते हैं एक बार, ln k इज इक्वल्स टू ln a, दोनों को ओपन कर लो, -EA बाय RT log बेस e log 10 k। पहली चीज़ तो ये। अब क्या करोगे? यहाँ से जब नेचुरल लॉग में लेंगे तो हम वैल्यू में चेंज कर देते हैं। जब log बेस 10 की बात आ गई तो क्या आ जाएगा? 2.303। ये याद है? इसके लिए याद रखना कि जब भी log बेस e से चेंज करते हो log बेस 10 में, तो क्या होता है? 2.303 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल दिमाग में रट लेना। जो मैथ्स के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। क्या कह रही हूँ मैं? log बेस e से log बेस 10 में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 2.303 से मल्टीप्लाई। और ये तो सीख ही लिया। आओ, अब यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है log बेस 10 के, अभी तक हम ln के रिस्पेक्ट में लिया, अब log बेस 10 के रिस्पेक्ट में भी ले लिया। तो log बेस 10 के रिस्पेक्ट में देखो रिलेशन आ गया, log बेस 10 के, यहाँ लिखती हूँ मैं, log बेस 10 k इज इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस EA बाय 2.303 RT। ठीक है, तो अब तीनों फॉर्म में हमें चेंज आ गया। नेचुरल लॉग पूछ लिया जाए, log बेस e के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए, ln के फॉर्म में पूछ लिया जाए, कहीं गलती नहीं करनी है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा पूरा, लेकिन बीच में से कई बार पूछ लिया जाता है इक्वेशन में से, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये रहा हमारा स्लोप, एंगल इज tan थीटा। चलो, अब जब आप प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ किस किस के बीच में, आपने log k वर्सेस 1/t के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप आया। और स्लोप की वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो क्या है? -EA/2.303 R। कर लोगे? सो अब ये जो स्लोप आता है, यहीं से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो स्लोप आया है, यहीं से हम क्या निकालते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि क्या है हमारा? EA। ठीक है, आ जाओ। तो रिलेशन जो है, अभी मैंने आपसे क्या कहा था? हम यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके भी देख सकते हैं। तो चलो टेम्परेचर चेंज का डेरिवेशन भी एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन है, 2 रेट कांस्टेंट ले लिए, K1 और K2, और 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लेते हैं, T1 और T2 पे। फिर रिएक्शन चेक करते हैं। तो देखो, अगर मैंने कहा K1 के लिए, तो क्या हो जाएगा? AE माइनस EA बाय RT1, और K2 के लिए कहूँ तो AE माइनस EA बाय RT2। 2 टेम्परेचर रेंजेस पे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? रिलेशन निकाल दो, K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT1, और ये लीजिए माइनस RT2। अब इसको ln में भी चेंज कर लो, log में भी कर लो, किसी में भी कर लो। आओ, अब सबसे पहले ln वाले टर्म में लिख लिया, ln K1/K2 माइनस EA/RT1 प्लस EA/RT2। खोल लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन क्या है हमारे पास? EA/R। इस पूरे रिजल्ट में से मैंने ये कॉमन निकाल लिया बाहर, और फिर बाकी का लिख दो, -1/T1 प्लस 1/T2। अब चेंज कर लो इसको किस में? log बेस 10 में। क्या करोगे? 2.303 वाला, बस K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू
E/2.303 R, और ये क्या है अपना 1/T1 + 1/T2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। log K1/K2 is equals to EA/2.303 R 1/T1, ये लो। ठीक है, चेक कर लेंगे, बेसिक मैथ्स है, सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। आओ, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, K2/K1, ये रिज़ल्ट, और यहाँ से आपने पूरा चेंज कर लिया, चेक कर लिया, और इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन। और इसी का एक और फॉर्म लिख सकते हो, ये लीजिए, T2 - T1 के रिस्पेक्ट में और T1 - T2 के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में पूछ ली जाए, सिर्फ आपको ये चेंज ही तो देखना है। अगर यहाँ पर T2 - T1 है तो यहाँ क्या होगा, K2/K1, और यहाँ T1 - T2 है तो यहाँ क्या होगा, K1/K2। तो दोनों फॉर्म में कन्फ्यूज़न नहीं। क्या कहलाती है ये, इंटीग्रेटेड अरेनियस इक्वेशन। पूरा डेरिवेशन खुद से भी करके देखना, 1 से 2 बार करके देखना, चीटिंग करके भी देखना। ठीक है, फिर 1-2 बार ट्राई करोगे, अपने आप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलो, अब इसका एक और फॉर्म चेक करते हैं। तो पहले हमारा ये रहा, फिर ln वाला फॉर्म। अब इनको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, तो क्या होगा, कर लो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट के लिए क्या करेंगे, dln K/dt इज इक्वल्स टू A/RT²। चलो, अब यहाँ से क्या पता चलता है कि अरेनियस इक्वेशन के अंदर जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, कौन है वो, A। कैसा है, डायमेंशन लेस। दूसरी चीज़, इसका मतलब क्या होगा, अगर A डायमेंशन लेस है तो A और K की दोनों की यूनिट्स सिमिलर होंगी, और सिमिलर होंगी तो यूनिट क्या हो गई, S-1 कह लीजिए, सेकंड इन्वर्स कह लीजिए, या फिर टाइम इन्वर्स कह लीजिए। किस किस की यूनिट है, A एंड K की। सो विच इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेंस A इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, and E and A both are Arrhenius parameters। कर लोगे, चलो। अब नेक्स्ट इफेक्ट किसका पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो, अभी तो हमने 3 इफेक्ट पढ़े, पढ़ने कितने हैं, 8 to 9। बोर नहीं होना है, आराम आराम से स्लो प्रोसेस में चलते हैं, क्योंकि हमें ये सारे इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नेक्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है। जब कभी भी स्लो हो रही है रिएक्शन, हमें रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए क्या काम करना पड़ता है, कैटलिस्ट दे दिया। जैसे जब आपको पढ़ने का मन नहीं होता और मम्मी कहते हैं कि बेटा शाम को अपन बाहर चलेंगे, या फिर शाम को आपको दोस्तों के पास मिलना अलाउड है एक्स्ट्रा 1 घंटा, तो आपके अंदर वो कौन, जो मम्मी की जो बात है वो क्या करती है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, और वही कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और आप फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करके फरार। तो यहाँ के कैटलिस्ट पे आते हैं। सबसे पहले आपको कैटलिस्ट के पॉइंट में एक जो बात समझनी है वो किसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी की, क्योंकि कैटलिस्ट का मेन इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे। एनहांस उसी को तो कर रहा है। तो आप देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट इज सिंपली नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहते हैं, भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इस दौरान जो एक लिटिल अमाउंट एनर्जी था वही थी हमारी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, कांस्टेंट। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जी यहीं से पूछते हैं। और इसके साथ साथ ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है, क्योंकि रिएक्टेंट के नेचर से ही तो आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है बात, क्या होगी, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उस दौरान जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है, दैट इज सिंपली नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यू कैन से कांस्टेंट। चलो, अब यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेसिकली है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी जो पजेस की जा रही है किसके द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो क्या अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ तो ये लिख सकती हूँ कि E इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। अब देखो, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले याद करो क्या थी, वो सर्टेन मिनिमम एनर्जी थी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरत थी। याद आ रही है बात, हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ी थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम यूज़ करते थे वो सर्टेन मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है,
थ्रेशोल्ड एनर्जी, और कब यूज़ होती थी, जब वो रिएक्ट करने के लिए कैपेबल है उससे पहले यूज़ की जाने वाली। तो लैंग्वेज में सुनिए, सर्टेन मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर बिफोर दे आर कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग। तो थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी एक्चुअली possessed by the molecules is equals to एक्टिवेशन एनर्जी। किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, कैटलिस्ट में काम आने वाला है सब। तो पहले दोनों बेसिक टर्म समझो। अब आओ, अब कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है। कैटलिस्ट एक बेसिकली कहें आप, इन जनरल आप जानते हैं कि एक सब्सटेंस है जो which after the rate of reaction without being consumed or without undergoing any chemical change during the reaction। भाई सीधी सी बात ये है, यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये आप हो, और यहाँ पर है आपकी बुक। अभी देखना कैटलिस्ट का काम दिखाती हूँ बढ़िया वाला। ये आपकी बुक, यहाँ मर्जी से बैठे हो, ये हाथ में आपका फ़ोन, और ये फ़ोन पे ये चल रहा है भाई साहब यूट्यूब, बढ़िया मस्त गाने चल रहे हैं। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, क्योंकि आपसे कहा गया कि बेटा पढ़ ले पेपर आ रहे हैं, सुनना, ये आप हो, और यहाँ आपकी बुक रखी है। बुक का और आपका डिस्टेंस देखो कुछ 5 मीटर, लेकिन हाथ में जो मोबाइल है उसका डिस्टेंस कितना सा है, 0.5 मीटर। तो मज़ा किस में आ रहा है, इसमें। अब आप पढ़ नहीं रहे हो। अब होता क्या है कि अचानक एंट्री होती है किसकी, पापा की, और पापा आते हैं, पहले ही गुस्से में हैं, और आके आपको देखते हैं और कहते हैं क्या कर रहा है। आप कहते हो कुछ नहीं पापा, यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा हूँ। पापा कहते हैं दिखा। तो जैसे ही आपने स्क्रीन दिखाई तो आप तो बढ़िया से गाने सुन रहे हो, हसल, आपका तो हसल 2.0 चल रहा है यहाँ पे। पापा ने कहा अच्छा, तो हसल में तेरे को पढ़ाई दिखा रही है। जैसे ही पापा ने यहाँ से अपना हाथ ऐसे उठाया और पट से हेडशॉट आपके पड़ा, क्या काम हुआ, ये कैटलिस्ट। तो देख रहे हो, ये कैटलिस्ट ने जैसे ही एक्ट किया, ये जो बुक थी इस मोबाइल को रिप्लेस कर गई और फटाफट से यहाँ आ गई। तो देखो कैटलिस्ट की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। कौन था यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पिताश्री। पिताश्री की एक्टिविटी आपके प्रोडक्ट एनालिसिस में हेल्प कर गई, किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से। तो ये तो था एक बेसिक मजाक वाला एग्जाम्पल। हमें केमिकल भाषा में समझना है तो हमें क्या करना है, जब रिएक्टिंग स्पेशीज स्लो है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं और रिएक्शन हमारी स्लो प्रोसीड कर रही है, तो वहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। आ जाओ, A catalyst increases rate of reaction by providing a new path with lower activation energy for the reaction। चलो चेक कर लो, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ देखूं तो आप देख रहे हैं 2 चेंजेस आ रहे हैं, एक लो एनर्जी के रिस्पेक्ट में है, एक हाई एनर्जी के रिस्पेक्ट में है। और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो मेरा हाई एनर्जी है दैट इज EA डैश, हाई है, लो है बेवकूफ़ों बच्चों, क्या कहलाएगा, जो लो एनर्जी है वो स्मॉल ही होगा और हाई ज़्यादा ही होगा। लो और हाई का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता है, कुछ मत याद रखो, ये याद रखो कि जो हाई एनर्जी बैरियर है किसकी प्रेजेंस, हाई एनर्जी बैरियर कोई कैटलिस्ट का यूज़ नहीं है। लो एनर्जी बैरियर धीरे धीरे काम कर रहा है, चलना ही नहीं चाहता, पापा किसकी प्रेजेंस में काम कर रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो याद रखोगे कि यहाँ पर एक रिलेशन पूछा जाता है इन दोनों के लिए, तो ये याद कर लेना। चलो अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में अगर चेक करें तो अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। और क्या बताता है ये, हमें इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो इक्विलिब्रियम के स्टेट को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते और आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के आपके पास चांसेस कम है। अब जैसे ही यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, जिससे और वहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। तो यहाँ 2 टर्म आपके सामने आई है। पहली चीज़ तो ये कि कैटलिस्ट हम कब यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो सब्सटेंसेस रिड्यूस कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और उस स्टेबल कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं, नेगेटिव
कैटलिस्ट और इनहिबिटर। ये जो लैंग्वेज है ये एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, बहुत बार लैंग्वेज फॉर्म में पूछा गया है कि जब स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो आप वहाँ पर कैटलिस्ट की सहायता कैसे लेंगे, कैटलिस्ट कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप बताएंगे वहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर आप जिसे कहते हैं इनहिबिटर वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये तो सबसे बड़ी चर्चा थी, शुरू से ही चलता रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द रिएक्टेंट्स पे, यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स पे। क्यों करती है आयनिक कंपाउंड्स पे? क्योंकि वो फास्ट रिएक्ट करते हैं कोवेलेंट के कंपैरिजन में। पहली बात तो ये याद रखना, क्या कहा मैंने, जो आयनिक है वो कोवेलेंट से फास्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन है आयनिक कंपाउंड्स की वाटर में वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हो क्या रहा है, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, और आयंस के एक्सचेंज की वजह से कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड हो जाते हैं किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। क्योंकि जैसे ही वाटर में गया भाई क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो बस डिसॉल्व हुआ, सेपरेट आउट हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या बात सीखी कि जो आयनिक है वो फास्ट रिएक्ट करते हैं एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट। अब एग्जाम्पल अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए वो AgCl और AgNO3 वाली बात। क्या था कि AgCl तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इमिडिएटली, जबकि AgNO3 के लिए आपको NaCl का सोल्यूशन ऐड करना पड़ता था। याद आई बात? तो रिएक्शन अगर चेक करें तो क्या थी, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, ये लीजिए। Whereas the reaction between covalent compound take place slowly, क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आ जाओ अब एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, याद होगा क्या था, CH3COOH, मैंने खोल के लिख दिया, ये आपका COOH। आओ रिएक्शन को बड़ा कर लेते हैं, आप जाओ एक बार भाई साहब, कोई आवश्यकता नहीं है मैं आपकी, दिख गई। आओ क्या है रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड में आपने देखा होगा कि ये स्लोली होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे पहले बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। तो बॉन्ड तोड़े तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, एसिटिक एसिड लिख लो, CH3COOH, मैं एनलार्ज फॉर्म में इसको यहाँ लिख रही हूँ। तो ये देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ, ये वाला कार्बन कार्बन के बीच का, और साथ में रिएक्शन C2H5OH, ये दो, और यहाँ पर किस किस का बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का। किसकी प्रेजेंस में बात हो रही है, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, H2SO4। आ जाओ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब मैं कराऊंगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुई, CH3COO C2H5 और H2। आगे बात समझ में, बॉन्ड ब्रेकिंग पे ध्यान देना है। यहाँ मैंने कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच तोड़ा है, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पूरे प्रोसेस में क्योंकि हमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट नेचर के केस में बात हो रही है, और यहाँ कैटलिस्ट कौन है, H2SO4। आओ चलो नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेशीज़। अब रिएक्टिंग स्पेशीज़ की अगर आप बात करेंगे तो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट्स के बीच में अकर हो रही है, और कब, जब ये करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं, और कहाँ पर, स्पेस में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप कहेंगे कि कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब वहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, मैक्सिमम हो। तो ओरिएंटेशन के लिए जो मेजर पार्ट हुआ वो क्या हो कि पहली चीज़ तो कोलिजन तभी होगा जब वहाँ पर ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। इन पॉइंट्स को लिख लिया करो जैसे मैं बता रही हूँ, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। चलो ये देखो, ये I- है, ये ROH है। अब यहाँ पर अगर मेरे को इनको रिलेट कराना है तो रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब ये प्रॉपर वे में ओरिएंट हो। कब होंगे, ये देखो, अगर यहाँ रिएक्शन कराऊँ तो दोनों के बीच में आराम से कोलिजन हो सकता है, जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कोलिजन पॉसिबल नहीं है। दोनों ही केस में चेक कर लो, यहाँ I- और R के बीच में, और यहाँ OH और I के बीच में, तो यहाँ तो कोलिजन की कंडीशन ही नहीं है, यहाँ फेवरेबल कंडीशन है। तो आपको सबसे पहले तो उनका ओरिएंटेशन चेक करना होगा। चलो, और ये जो ओरिएंटेशन है
यहाँ से आपके सामने एक और क्वेश्चन बनेगा, वो क्या है कि ठीक है आप बार बार बात कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ओरिएंटेशन से ही कोलिजन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट करेगा तो वो किसको करेगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर को। किससे डिनोट करते हो? स्मॉल p से। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब प्रॉपर ओरिएंटेशन आपने बता दिया और प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होगा? हायर होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। इंपॉर्टेंट बात सुनो, द ओरिएंटेशन फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। भाई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच का इंटरैक्शन तो देखा ही जाएगा। क्यों? जब रिएक्टिंग स्पेशीज़ है, किसकी वजह से वो रिएक्टेंट इन्हांस कर रही है? फास्ट रिएक्शन कब हो रही है? जब आपने कैटलिस्ट अप्लाई किया है। अब जब कैटलिस्ट अप्लाई किया है तो ये थोड़ी कि कैटलिस्ट एक कोने में रखा है और रिएक्शन को कहा जा रहा है तुम अपनी तरफ से रिएक्शन करो, हमने कैटलिस्ट ला के रख दिया। नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पूरी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में देखना होगा, साथ साथ कैटलिस्ट जो है उसका भी ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमें यहाँ। ठीक है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान ही ओरिएंटेशन प्रॉपर होना है। चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इस चीज़ को चेक किया जाए तो होपफुली आपको याद होगा, मैम ने पढ़ाया होगा लॉक एंड की मैकेनिज्म। किस में पढ़ाया था? एंजाइम एक्टिविटी के केस में। तो एंजाइम एक्टिविटी के केस में आपने लॉक एंड की मैकेनिज्म अगर देखा हो कि अगर उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो कि लाइक दिस इज़ योर लॉक पार्ट एंड दिस इज़ योर की पार्ट, अगर इन दोनों का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या आप लॉक खोल लोगे? उल्टी चाबी लगा के लॉक खोलना घर पर कभी कोशिश करना आज जाके, या फिर चाबी कहीं भी भूल जाना और तुम्हारा मन करे उससे खोल लेना, पैन ले लेना, क्योंकि फ़र्क क्या पड़ रहा है? ओरिएंटेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। तो ये यहाँ भी रिलेट कर सकते हो। तो देखो, एंजाइम क्या करती है? एक्टिवेट करती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एट अ पर्टिकुलर साइट ऑन दैम, जिसको आप क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ये लीजिए, दीज साइट्स आर कॉल्ड एज एक्टिव साइट्स एंड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ये जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसी को कहा जाता है एक्टिव साइट, क्योंकि ये साइट ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है? एक डेफिनेट शेप एंड साइज की। चलो, द साइज, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी सच that they fit into the active site of the enzyme। लीजिए, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई एक चैम्बर बनाया, ठीक है, और यहाँ पर आपको मैम ने पढ़ाया होगा लॉक एंड की मैकेनिज्म एंजाइम एक्टिविटी में। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि अगर इस साइट को आपको फिल करना है, ये जो सबस्ट्रेट है इसका इतना ही स्पेसिफिक पार्ट आपको लेना पड़ेगा जो इसमें एक्टिवली इस एक्टिव साइट में प्लेस हो जाए और इनके बीच में क्या होगी? यहाँ पर रिएक्शन। तो आप देखिए, तो ये आपका जो सबस्ट्रेट इसमें फिट हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाई? आपकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द एंजाइम लूज देयर एक्टिविटी अपॉन हीटिंग और चेंजिंग द पीएच और एडिंग सर्टेन केमिकल रिएजेंट्स। किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं, यानी कि उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। कहाँ पर? एक्टिव साइट के अंदर। आओ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहाँ गया कलर? ये क्या है? नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? सरफेस एरिया। The rate of reaction increases with increase in the surface area of solid reactant
अगर कोई भी यूज़ किया जा रहा है तो द सरफेस एरिया जो होता है सॉलिड का वो इंक्रीज होता है कब, जब आप उसको ग्राइंड करते हैं एक फाइन पाउडर में। एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn प्लस HCl अकर्स होती है सेकेंड में, और क्या बनाती है, जिंक मेटल विच इज़ फाइनली पाउडर्ड। करना रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn प्लस HCl करो, बट द रिएक्शन विल बी स्लोअर व्हेन अ जिंक वायर इज़ यूज। देखो पाउडर अगर यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट फास्ट करेगी, वायर यूज़ कर रहे हो तो स्लो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज फॉर्म में पूछ लिया जाता है। पाउडर में होगा तो हाई रेट ऑफ रिएक्शन है, और वायर फॉर्म में होगा तो स्लो। ठीक है, तो दोनों ही एस्पेक्ट में याद रखना। साथ साथ एक और चीज़ कि यहाँ पर आप सॉलिड कैटलिस्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं, जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, पाउडर फॉर्म के लिए। सो एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, याद रखिएगा क्या है कि फाइनल पाउडर निकल मतलब ये नहीं निकल तो यहाँ से निकल आपका एलिमेंट है जिसको आप Ni से डिनोट करते हो, ये लो। ठीक है, इसका भी जो पाउडर्ड फॉर्म है वो किस में यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो बात याद रखना कि ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में कौन यूज़ किया जाता है, निकल। कौन से फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। रेट जो होती है कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं इंटेंसिटी को। किसकी इंटेंसिटी को, जो सूटेबल लाइट आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज़ होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, लाइट भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फोटोन ही क्या है, आपके एनर्जी पैकेट्स। सो आपने देखा, हैंस मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जाइज्ड बाय अब्जॉर्बिंग मोर नंबर ऑफ फोटोन्स। और वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मोर नंबर ऑफ फोटोन्स उन्होंने वहाँ पर एब्जॉर्ब किए, यहाँ पर केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे और रिएक्टिंग स्पेशीज हैविली एक्ट करेंगी। और इफेक्ट किस पे होगा, ओवरऑल ROR पर। क्या होगा इस ROR पर, इंक्रीज। चलो, जैसे आप डे टाइम्स में देखें तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, ज़्यादा। लास्ट पार्ट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यूजुअली सॉल्वेंट किस लिए काम आते हैं, ब्रेकिंग करने के, किसके, कोहेसिव फोर्सेस के। और वो कोहेसिव फोर्सेस किस किस के बीच में होती हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में। और आयंस और मॉलिक्यूल्स कौन से स्टेट में, क्योंकि मैंने चर्चा की सॉलिड की भी, लिक्विड की भी, गैस की भी। अब यहाँ पर अगर बात की जा रही है कोहेसिव फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, वो भी आयंस और मॉलिक्यूल्स की, तो याद रखना सॉलिड स्टेट की। दूसरी चीज़ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहा, द पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू डिसॉल्व more in polar solvents with more dielectric constant and react faster। साथ साथ अगर नॉन पोलर पूछ लिया जाए तो नॉन पोलर प्रेफर ही नहीं करेंगे, बात ख़त्म। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट की चर्चा थी इतनी। अब मेरी बात सुनो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साथ साथ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये जो की पॉइंट्स हैं फैक्टर्स के, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो छोटे मोटे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये वो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए, तो अपन ने कवर किए हैं। यहाँ से अब हमें पहुँचना है नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म्स पे। इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म्स कौन कौन से ऑर्डर्स की करेंगे, 0 की, फर्स्ट की एंड सेकंड की। तीनों ऑर्डर्स के साथ उनकी हाफ लाइफ चेक करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले इस वाले पूरे फैक्टर्स के पार्ट को रिवाइज कर लो। और इससे भी ज़्यादा जिन लोगों ने भी सेकंड पार्ट नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि अब जो इंटीग्रेटेड फॉर्म आएंगी उसमें वहाँ से आपको ROR, ऑर्डर, मॉलिकुलैरिटी, तीनों चीज़ याद रखनी है, तब जाके इंटीग्रेटेड फॉर्म्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।